नमस्कार। वेलकम टू एक्स सर्विसमैन इंडिया यूट्यूब चैनल। आप सबका अपना चैनल एक्स सर्विसमैन इंडिया यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, न्यूज़ चैनलों में आप देखते आ रहे हैं, लोग स्प्रेड कर रहे हैं और आप भी भ्रमित हो रहे हैं कि अब तो फौज का पेंशन गई। पर हमें लगता है कि इस विषय में कितना सच्चाई है, कितना गहराई है, इस पर एक्चुअल में जो सरकारी आदेश पे आधारित है, ये सारे रूमर्स कहें या जो भी इंफॉर्मेशन कहें, जो सोशल मीडिया में जो इंफॉर्मेशन सर्कुलेट हो रहे हैं, इसका जो आधार है उसके एक बार देख लेते हैं। 29 अक्टूबर 2020 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स हेडेड बाय जनरल बिपिन रावत साहब, वहां से जो लेटर इशू हुआ है, उस लेटर में टोटल जो प्रोविजन है, 3 चीजों का प्रोविजन है। तो एक एक करके हम देख लेंगे क्या वो सब प्रोविजन है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा जो 3 प्रोविजन है, जिसमें से सबसे पहले वाला प्रोविजन है ऑफिसर्स का रिटायरमेंट एज बढ़ाना। देखिए, आप जानते हैं कि ऑफिसर्स का जो रिटायरमेंट एज है, जो कर्नल का रिटायरमेंट एज था 54 से बढ़ा के 57, 3 साल का जो रिटायरमेंट एज में बढ़ोतरी हुआ है, इसमें मुझे नहीं लगता है कि खास कोई ऑब्जेक्शन है ऑफिसर्स कम्युनिटी को। तो फर्स्ट वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम ये सोच सकते हैं कि ये इंडियन आर्म फोर्सेस का ऑफिसर्स के लिए पॉजिटिव पॉइंट है, मान लें। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2। देखिए, पॉइंट नंबर 2 है कि जेसीयूज वर्क का कुछ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है, विंग्स है, जहां पे लोगों का रिटायरमेंट एज बढ़ा करके 57 ईयर्स तक किया गया। जैसे कि आप जानते हैं, इंडियन आर्म फोर्सेस का जो रिटायरमेंट होता है वो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट का हिसाब से होता है। कई बार जब प्रमोट होता है तो वो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज हो जाता है। तो मिनिमम जो है आज के दिन में जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है, आप अगर सिपाही रैंक में फौज में दाखिला लेते हैं तो 17 ईयर्स का बाद सिपाही रैंक का, अगर कोई प्रमोशन नहीं होता है तो सिपाही को 17 ईयर्स सर्विस का बाद घर आना पड़ता है। उसमें कोई एज लिमिट नहीं है। सो फ्रेंड्स, अब देखिए, ये जो प्रावधान अभी 57 ईयर्स का किया गया, इसमें क्या फर्क पड़ेगा। सबसे पहले, अगर 17 ईयर्स का आप सर्विस कर लेते हैं तो जीडी कैटेगरी के लिए जो मैक्सिमम एज रहता है वो 21 ईयर्स रहता है। तो 21 प्लस 17 यानी कि आप 38 ईयर्स का एज में रिटायर हो रहे थे। तो अब जो किया गया कि लॉजिस्टिक, टेक्निकल एंड मेडिकल ब्रांच एंड इक्विवेलेंट कुछ ब्रांचेस है जो कि इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स का है। इन सारी ब्रांचेस का जो पर्सनल है, जिनका रिटायरमेंट हो रहा था 38 ईयर्स में, उनको अभी पेंशन पाने के लिए इंतजार करना पड़ेगा 57 ईयर्स तक। पर आप समझ सकते हैं, जो लोग फौज में सर्विस किए हैं या कर रहे हैं, कि फौज में एक एक दिन, एक अदर रैंक फौज में अदर देन कमीशन ऑफिसर्स रैंक में एक एक दिन बिताना कितना मुश्किल होता है। हाँ, वो बात सही है कि आप कहेंगे कि बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनको 60 साल तक नौकरी करने का जरूरत है, जो लोग चाहते हैं। पर ऐसे लोग बहुत नॉमिनल कुछ लोग हैं, बहुत कम नंबर का है। जैसे कि डीएससी में जो लोग आते हैं, साल में कितने लोग आते हैं आप बताइए, कितना वैकेंसी रहता है? 500 से ज्यादा नहीं। तो एक साल में 55,000 लोग रिटायर होते हैं और केवल मात्र 500 लोग जो है डीएससी में यानी कि फौज में दोबारा आते हैं। बाकी जो 54,500 जो लोग हैं, उनमें से कोई भी ऐसे आपको नहीं मिलेगा जो दोबारा फौज में आना चाहता है, चाहे वो कितना भी फाइनेंशियल हार्डशिप में गुजर रहा हो। हाँ, ये बात सही है कि रीएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दिन का दिन बहुत कम होते जा रहे हैं। एक बार रिटायर होने के बाद फौज से सिविल में जाके सेट होना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। फिर भी लोग फौज में ज्यादा दिन नौकरी करने के लिए तैयार नहीं है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस से नहीं बोल रहा हूँ, ये जो सोशल मीडिया का फीडबैक है। मेरे ही चैनल में इससे पहले जो मैंने और भी वीडियोस डाले हैं इस मुद्दे पर, वहाँ जो फीडबैक मिला है, जो हजारों लोगों ने जो फीडबैक दिया है, वो है कोई भी एक भी इंसान नहीं है जो फौज में
ज्यादा दिन सर्विस करना चाहते हैं। ज्यादातर लोगों का तो ये कहना है कि 15 साल बहुत है साहब। 15 साल सर्विस करने के बाद जो पेंशन मिल जाता है, अगर छुट्टी देते हैं तो ज्यादातर लोग, कम से कम 80% जो लोग हैं वो जितना भी पेंशन मिल रहा है उसी में खुश है और वो सिविल में आके बीवी बच्चों के साथ रहना चाहता है। तो क्यों नहीं फौज में रहना चाहता है? ये कुछ महल है, कुछ जो सिविलियन महल है और आर्मी और इंडियन आर्म फोर्सेस का जो अदर कैटेगरीज है उनका कहना है क्या प्रॉब्लम है। पर मैं इस प्रॉब्लम को एक एक करके बता रहा हूं। पॉइंट नंबर 1, फौज में जो अदर देन ऑफिसर्स कैटेगरी का जो है, जो जेसीओस वार कैटेगरी है, उनका जो पोस्टिंग का जो क्राइटेरिया है वो ज़्यादातर फील्ड यूनिट्स में रहते हैं। यानी कि ऐसी यूनिट है जहाँ पे आप फैमिली को साथ में नहीं रख सकते हैं। अब आप सोचिए, आप नौकरी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, किस लिए? बच्चों के लिए, फैमिली के लिए। अगर उनके साथ आप नहीं रह सकते, वो अगर खुश नहीं है तो किस लिए पैसा कमाना? जिंदगी भर आप एक पैसे कमाने वाले मशीन बनकर नहीं रहना चाहते। ये तो आपको मानना ही होगा, क्योंकि आपका जिंदगी केवल और केवल पैसा कमाने के लिए नहीं है। आप अगर पैसे कम भी कमाएंगे, बीवी बच्चों का साथ रहेंगे, आप खुश रहेंगे। इस बात पर आप एग्री है या नहीं, मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ताकि आपका जो फीडबैक है उसको मैं और भी आगे तक पहुंचा पाऊं। पॉइंट नंबर 2, इंडियन आर्म फोर्सेस में जो जेसीओज एंड अदर रैंक्स में जो लोग सर्विस करते हैं और जो ऑफिसर्स रैंक में जो सर्विस करते हैं, इन दोनों में आसमान और जमीन इतना ही फर्क है। क्योंकि इंडियन आर्म फोर्सेस का जो अदर रैंक्स है उनको हर काम वो करना पड़ता है। एक क्लर्क है, उसको बाथरूम टॉयलेट सफाई से लेकर के, घास कटिंग से लेकर के, राशन कलेक्शन से लेकर के, और आर्मी का जो क्लरिकल जॉब्स है वो कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, वो कॉन्फिडेंशियल फाइल भी डील कर रहे हैं और उसको जीडी वर्किंग भी करना पड़ रहा है। ऐसे ही मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिया। बाकी जो ट्रेड है उनका तो आप बात ही छोड़िए, वो उनका जो हाल है वो तो डिस्क्राइब करना ही मुश्किल है। इंडियन एयरफोर्स एंड नेवी में कंपैरेटिवली थोड़ा सा बेटर लाइफ है, बट इंडियन आर्मी का जो अदर रैंक्स का जो लाइफ है, जो एक्सपीरियंस है, मैं खुद भी सर्विस किया हूँ इंडियन आर्मी में, और आप लोग जो सर्विस कर रहे हैं, जो सर्विस कर चुके हैं, सबको पता है असलियत क्या है। ऊपर से देखने में बहुत अच्छा लगता है, इतना सैलरी मिल रहा है, इतना सब कुछ मिल रहा है, पर क्या आप जानते हैं आज का जो रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया है, एक सोल्जर जीडी में, एक सोल्जर टेक्निकल में जो लोग रिक्रूट हो रहे हैं और एनडीए में जो लोग जा रहे हैं, लगभग उनका जो क्राइटेरिया है सेम क्राइटेरिया है। टेक्निकल में जो लोग जा रहे हैं 10+2 विद साइंस होना चाहिए, 50% मार्क्स भी होना चाहिए, और वही क्वालिफिकेशन लेके एनडीए में ऑफिसर्स कैटेगरी में भी जा रहे हैं। अब दोनों में थोड़ा सा इंटेलेक्चुअलिटी का फर्क होगा ड्यू टू देयर बैकग्राउंड, पर जो वर्क प्रोफाइल है उसमें आसमान और जमीन जितना ही फर्क है। इसलिए इंडियन आर्मी में जीसीओस वर्क रैंक कैटेगरी का कोई भी पात्र नहीं चाहता है कि हमारा सर्विस एक दिन भी बढ़े। जितना मिनिमम है कम से कम उससे अगर कम करे तो अच्छा है, क्योंकि उसके बाद कुछ ना कुछ कर लेंगे या फिर जो पेंशन मिल रहा है उसी में जी लेंगे। आपको ऐसे एक भी आदमी नहीं मिलेगा जो फौज से रिटायर होने के बाद बिल्कुल घर बैठा हुआ, खाली बैठा हुआ, ऐसे नहीं मिलेगा। क्योंकि फौज का जो डिसिप्लिन है, फौज का जो वर्क प्रोफाइल है, फौज का जो कल्चर है, वो उस इंसान को चुपचाप घर बैठना नहीं सिखाता है। कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। हाँ, कोई ज्यादा कमाता है, कोई कम कमाता है, बट कुछ तो कमा ही लेगा और अपना जिंदगी गुजारा करने के लिए वो कुछ कर लेंगे। इसलिए आर्म फोर्सेस का जीसीओस वार का जो सर्विस बढ़ाने की बात किया जा रहा है वो बिल्कुल ही गलत है। अब आते हैं प्रीमेच्योर रिटायरमेंट का। स्टैटिस्टिक्स अगर देखेंगे तो खास करके आर्मी का मैं बता रहा हूँ, आर्मी एंड नेवी का, या फोर्स कंपैरेटिवली थोड़ा कम है। आर्मी एंड नेवी का जो है बहुत ज्यादा लोग, हर साल बहुत ज्यादा लोग प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेते हैं। इसका कारण बहुत सारे हो सकता है, डोमेस्टिक कारण हो सकता है, फौज से परेशान होकर हो सकता है, या फिर उनको जो है बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है, ये हो सकता है। इसलिए मिनिमम पेंशन लेने के बाद फौज छोड़ने का जो विचार है बहुत लोगों का रहता है। अब क्या
अगर उन लोगों को आप नहीं छोड़ेंगे तो ना तो वो फौज में ठीक ढंग से कर पाएगा, ना ही वो अपना पर्सनल लाइफ में सक्सेस हो पाएगा। तो आर्मी का जो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट में जहां तक ये विचार करना चाहिए कि जो लोग प्रीमेच्योर जाना चाहते हैं 15 साल में, उन्हें छोड़ देना चाहिए और पेंशन में कोई भी कटौती नहीं होना चाहिए। हाँ, जो 57 ईयर्स तक बढ़ाने की बात किया जा रहा है रजिस्ट्री, टेक्निकल एंड मेडिकल ब्रांच के लिए, वो कीजिए, पर वो ऑप्शनल रखिए। जो इंसान नौकरी करना चाहता है उनके लिए रखिए, पर जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट आज का डेट में है वही होना चाहिए और प्रीमेच्योर रिटायरमेंट में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये जो आप सोच रहे हैं कि प्रीमेच्योर रिटायरमेंट बंद कर देंगे, ये एक पनिशमेंट है। क्योंकि बहुत लोग इसी उम्मीद का साथ नौकरी कर रहे हैं, जिनका नौकरी 5 साल 10 साल हुआ है, कि मैं 15 साल बाद यहाँ से मुझे रिलीज होने को मिलेगा। ये उनका मोरल को बूस्ट अप करते हैं और बाकी जितना साल उनका रिमेनिंग रहेगा 15 साल होने में, इतना साल बहुत अच्छे से काम करते हैं, उनका मोरल बहुत हाई रहता है। तो ये जो प्रीमेच्योर का ऑप्शन है, ये खुला रहने से फौज को भी फायदा है। और अगर हम देखें, क्योंकि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, तो जो सिटीजन जो फौज में ज्वाइन किया हुआ है उनके लिए भी अच्छा है, उनका पर्सनल लाइफ के लिए भी अच्छा है। अब आते हैं, ये जो प्रोविजन है इसमें क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, अभी तक जो ये प्रोविजन है, ये एक प्रपोजल है, ये प्रपोजल जो स्टेक होल्डर्स है, कंसर्न अथॉरिटी है, उनके पास गया हुआ है और वो अथॉरिटी अगर पास कर देंगे तो ये जो कानून है, ये जो प्रपोजल है, ये एक कानून बन जाएगा। और इस कानून के तहत क्या होगा, जो रिटायरमेंट एज बढ़ाने की बात किया जा रहा है, वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में रिटायरमेंट एज बढ़ेगा, पर प्रीमेच्योर रिटायरमेंट केस में क्या इफेक्ट होगा ये अभी तक क्लियर नहीं है। क्योंकि जो पेंशनेबल सर्विस है वो 15 ईयर्स है जैसे उस वार के लिए। यहाँ पे जो थर्ड जो क्राइटेरिया बताया गया कि 20 ईयर्स मिनिमम होने से तभी हाफ पेंशन मिलेगा, तो ये क्राइटेरिया ऑफिसर्स के लिए अप्लाई होता है, जेसीओज वार के लिए नहीं है। तो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जाने वाले जो जेसीओज वार है, चाहे वो किसी भी कोर का हो, किसी भी सर्विस का हो, उनको बिल्कुल ही डरने का जरूरत नहीं है। आपका प्रीमेच्योर आने के लिए अभी तक कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऐसी गलती करेंगे नहीं कि आपका प्रीमेच्योर को रोकेंगे या फिर आप प्रीमेच्योर जाने पर आपका पेंशन कट करेंगे। सो आपको वरीड होने का अभी तक कोई जरूरत नहीं है और उम्मीद रखिए कि जो होगा अच्छा होगा। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एम है कि अपना डिफेंस फोर्सेस को, अपना आर्म फोर्सेस को और मजबूत बनाना, और मजबूत बनाने के लिए सबसे चाहिए एक हाई मॉडल का फोर्स चाहिए, एक हाई मॉडल का आर्म फोर्सेस चाहिए। तो आर्म फोर्सेस का जवानों का जब तक मोरल हाई नहीं रहेगा तब तक ये जो आपका सपना है कि एक स्ट्रॉन्ग आर्म फोर्स बनाना है, वो सपना साकार नहीं हो सकता है। ये चीज गवर्नमेंट को भी पता है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज को भी पता है, इसलिए कभी भी ऐसे गलत कदम वो नहीं उठाएंगे। इसलिए आपको इस विषय पर कोई वरीड होने की जरूरत नहीं है कि आपका प्रीमेच्योर बंद हो जाएगा या फिर प्रीमेच्योर आने पर आपको कम पेंशन मिलेगा। आपको फुल पेंशन ही मिलेगा। बेफिक्र रहिए, नौकरी कीजिए, आप अपना नौकरी का समय सीमा पूरा कीजिए और बेफिक्र होकर आप प्रीमेच्योर के लिए अप्लाई कीजिए। उम्मीद है कि मैं आपको सही इंफॉर्मेशन दे पाया हूँ। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पर आपका क्या फीडबैक है, ये जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, ताकि आप लोग क्या चाहते हैं वो हमें पता लगे और ऑन बिहाफ ऑफ एक सर्विसमैन सोसाइटी हम उसको गवर्नमेंट तक कम्युनिकेट कर पाए। आज के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।